नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं आपका दोस्त नीरज और कहते हैं कि इनोवेशन इज़ द की। किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए या आपकी अपनी लाइफ में भी सक्सेस के लिए इनोवेशन बहुत ज़रूरी होता है। यानी कुछ नया करते रहना या कहीं कुछ नया हो तो उससे सीखना, और अगर इसी को हम बिज़नेस में डालें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। मार्केट में एक ऐसा फंड आया है जो इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम करेगा, यानी जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में इमर्ज हो रही हैं जो नई है, अपने तरीके की नए प्रयोग हैं, वो स्ट्रेटजी के तौर पे हो सकते हैं, इन्वेंशन के तौर पे हो सकते हैं, यूज़ केस के तौर पे हो सकते हैं। उन कंपनियों को फोकस करना है इस फंड में। मैं बात कर रहा हूँ SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज़ फंड की। आज इस फंड के बारे में बातचीत करेंगे जो 12 अगस्त तक खुला हुआ है। क्या होता है इस फंड में, कैसे ये इनोवेटिव आइडियाज़ को ट्रैप करेंगे और किस चीज़ को मानते हैं ये इनोवेटिव, इन सब पे बातचीत होगी। और हमारे साथ है इस फंड के फंड मैनेजर प्रसाद पाडला। प्रसाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ा नाम से ही लग रहा है कि अलग तरीके का एक फ़ंड है ये। डिटेल में इसके बात करेंगे, लेकिन हमारा रूल है कि हम सबसे पहले फंड मैनेजर से मार्केट को एक व्यू लेते हैं। बहुत ही ट्रिकी जगह पे मार्केट है हमारा, है ना। पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं, कुछ जियोपॉलिटिकल रीजन से, कुछ US की वजह से, कुछ अपने इंटरनल रिजल्ट सीजन, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एज ए फंड मैनेजर इस वक्त मार्केट को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? हेलो नीरज जी, नमस्कार एवरीबॉडी। तो लाइक यू सेड, मार्केट अभी जहाँ पे है तो वैल्यूएशंस डेफिनेटली चैलेंजिंग है। यहीं पे कई मार्केट सेक्शंस में वैल्यूएशन का फ्रॉथ है, बट एट द सेम टाइम देयर आर मेनी बॉटम अप आइडियाज भी है। तो ओवरऑल मार्केट्स में आई थिंक अगले एक साल में थोड़ा इंडेक्स में रिटर्न मिलना मुश्किल है, बट आई थिंक बॉटम अप स्टॉक पिकिंग में फोकस है। अगर आप अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं तो आई थिंक वहां पे भी फिर भी स्कोप है। तो आई थिंक मार्केट वैसा बॉटम अप स्टॉक पिकिंग मार्केट रहेगा अगले एक साल में, तो ये हमारा मानना है। तो आई थिंक ओवरऑल थोड़ा कॉशियस व्यू रहेगा, बट मोर फोकस विल बी ऑन बॉटम अप स्टॉक पिकिंग। बट जैसे पिछले साल जितने तूफानी रिटर्न थे वैसे रिटर्न शायद इस साल ना मिले, थोड़ा कम मिलेंगे, क्योंकि किसी साल बहुत ज़्यादा फिर कम, तो एवरेज आउट के 12-15% बन जाते हैं। हाँ, आई थिंक हमारा मानना है कि इस साल आई थिंक थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि अगले साल लास्ट ईयर वाज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्टॉक रिटर्न। तो आई थिंक एक्सपेक्टेशंस थोड़ा मॉडरेट ही रहना चाहिए। आई थिंक एनीवेयर बिटवीन 8% to 12% रहना चाहिए। ओके प्रसाद, लास्ट क्वेश्चन मार्केट पे कोई ऐसा पोटेंशियल आपको ज़्यादा रिस्क लगता है मार्केट के लिहाज से कि ये चीज़ मार्केट को थोड़ा ज़्यादा क्लोजली वॉच करनी चाहिए? वैसे तो बहुत सारे ग्लोबल रिस्क है, डोमेस्टिक में ज्यादा नहीं है, बट ऑब्वियसली मार्केट सब कोरिलेटेड है ग्लोबल मार्केट से। सो बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं मार्केट्स में, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो रहे हैं, एंड वेरी स्पेसिफिक अभी US में इकोनॉमी स्लोडाउन का बात हो रही है। तो ये सब ग्लोबल मार्केट्स इश्यूज के वजह से मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है, और ओवरऑल तो थोड़ा कॉशियस ही रहना चाहिए। आई थिंक जहाँ पे भी वैल्यूएशन कंफर्ट है, जहाँ पे भी बिजनेस में ज्यादा दम है, आई थिंक वहीं पे पोजीशन करना चाहिए ओवरऑल। ओके, अब आते हैं फंड पे। तो जैसा कि नाम है इसका, SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड, तो क्या होता है ये इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज, क्या है मार्केट में? तो SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज एक थीमेटिक फंड है। तो आप अगर देखोगे तो इनोवेशन एक ऐसी बात है जो अपने रोज के जिंदगी का हिस्सा है, और हम कई सब जगह देखते हैं। जैसे कि आप बहुत सारे नए बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं मार्केट में। फॉर एग्जांपल फूड डिलीवरी, क्विक डिलीवरी, ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, UPI, फिनटेक्स। तो ये बहुत सारे नए बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं, एंड वो बहुत वैल्यू जनरेट कर रहे हैं कस्टमर्स को भी और शेयर होल्डर्स को भी। और दूसरी जगह आप इवन ट्रेडिशनल कंपनीज में भी देखोगे, वहां पे भी बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं। जैसे कि फार्मा कंपनीज में कई कंपनियां नए ड्रग्स लॉन्च कर रहा है, इनोवेटिव ड्रग्स, पेटेंटेड ड्रग्स। और इंडस्ट्रियल्स में बहुत सारे कंपनियां डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, बहुत सारे R&D रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। इवन डिफेंस में भी बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं।
और इवन तो आप कहीं पे भी देखोगे वेदर न्यू एज कंपनीज में या ट्रेडिशनल कंपनीज में, तो इनोवेशन तो हो रहा है। और कई कंपनियां है जो इस ट्रेंड को लेकर बेनिफिट कर रहा है, और कई कंपनियां नहीं कर रहे जैसे कि आप कोडैक और नोकिया के एग्जांपल देखोगे, वो इनोवेशन के साथ नहीं रह पाया, इसलिए वो मार्केट में नहीं रह पाया। तो ये फंड का ऑब्जेक्टिव है कि हम वैसे कंपनीज में निवेश करेंगे जहां पे देयर इज इनोवेशन है, एंड वो अपने सेक्टर में मार्केट शेयर गेन कर रहा है और ज्यादा हाई ग्रोथ पे ग्रो कर रहा है। तो वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। तो वो अब तो वो वैल्यू माइग्रेशन क्लियर है। इफ यू लुक एट तो बिजनेसेस और वैल्यू वो वैसे माइग्रेट हो रहा है लेस का इनोवेटिव कंपनीज से मोर इनोवेटिव कंपनीज। वो ब्रॉडली वही मेन थीम है फंड का। और एक और बात है कि अब अगर आप यूएस मार्केट्स देखोगे एंड यूएस इंडेक्स फॉर एग्जांपल, तो अगले 10 साल में बहुत सारे चेंजेस हुए उसमें। 10 साल पहले इंडेक्स में बहुत सारे बैंक्स थे, ऑटो कंपनीज थे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थे, ऑयल कंपनीज थे, और अभी 30% प्रतिशत की ज्यादा ये इनोवेटिव कंपनीज है यूएस इंडेक्स में। तो हमारा मानना यह है कि इंडिया में भी ऐसा ही होगा। अगले 10 साल में इंडेक्स में कई सारे इनोवेटिव कंपनीज विल बी पार्ट ऑफ द इंडेक्स। वो हमारा मानना है। तो वी आर एक्चुअली पोजिशन टू दैट ट्रेंड, और हम ऐसे कंपनीज में निवेश करेंगे जो 10 साल के बाद वो इंडेक्स के पार्ट होंगे। तो ब्रॉडली वो आइडिया है फंड का। प्रसाद, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही है। तो इससे क्या होता है कि बहुत बड़ा एक फलक बनेगा, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा जिसपे इस तरह की कंपनियाँ आएंगी। मतलब कोई भी सेक्टर नहीं बचेगा, कोई कंपनी नहीं बचेंगी। मैं थोड़ा स्पेसिफिक समझना चाहता हूँ कि ये यूनिवर्स तो बहुत ही बड़ा बनेगा फिर। तो आप कहीं ना कहीं जाके उसमें 4-5 पैरामीटर लगाएंगे कि इसको मैं इनोवेटिव मानूंगा। वो कैसे करेंगे आप? क्योंकि इस परिभाषा से तो बहुत बड़ा यूनिवर्स बन जाएगा। करेक्ट। तो लाइक आई सेड, एक तो ये ट्रेडिशनल कंपनीज पे कई जहां इनोवेशन हो रहा है, वो तो हमारा एक थ्रेशोल्ड रहता है। तो एटलीस्ट 15% से ज्यादा वैल्यू ये इनोवेशन से आना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर कई बड़ा कंपनी इनोवेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल छोटा पोर्टफोलियो, स्मॉलर सेक्शन ऑफ द ओवरऑल बिजनेस, बट वो इनोवेशन के कारण एटलीस्ट 15% ऑफ द ओवरऑल वैल्यू वो इनोवेशन से आना चाहिए। तो वो हमारा एक थ्रेशोल्ड है। और तो ये ट्रेडिशनल कंपनीज में, और नया न्यू एज कंपनीज में सारे कंपनीज विच आर डूइंग स्लाइटली डिफरेंट, बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग होना चाहिए। मतलब इनोवेशन हमारा डेफिनेशन है कि नया होना चाहिए और बेटर होना चाहिए। तो इसके हिसाब से वो यूनिवर्स बहुत कम हो जाता है। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं विदाउट नेमिंग द कंपनी। एक कंपनी मान लीजिए और वो एल्यूमिनियम और कॉपर में डील करती है ना, बहुत बड़ी कंपनी है। अब वो ट्रेडिशनल बिजनेस है, कमोडिटी बेचते रहते हैं, 50 साल से बेच रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने उसमें थोड़ा सा इनोवेट करके उसको ईवी से जोड़ दिया कि अब हम ईवी के लिए काम कर रहे हैं। क्या इसको माना जाएगा कि एक इनोवेटिव कंपनी है? राइट, हो गया। तो हम देखेंगे कि वो नया बिजनेस जो है वो ओवरऑल वैल्यू में कितना परसेंट है। फॉर एग्जाम्पल वो बहुत कम है, वो 5% 10% है, तो हम नहीं मानेंगे। बट अगर वो एटलीस्ट 15% है एंड वो ग्रो कर सकते हैं, लेट्स से 3 साल में वो बहुत ज्यादा भी हो सकता है, 20% 25% हो सकता है, तो ओवरऑल वैल्यू, कंपनी का वैल्यू वहां से आ रहा है इनोवेशन से, तो तब हम उसको इन्वेस्ट में लाते हैं। ऐसे फिर बहुत सारी ट्रेडिशनल कंपनियां जो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही हैं, लेट्स से बैंकिंग, अब वो कन्वेंशनल बैंकिंग नहीं है, अब वो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पे बैंकिंग करें, उनको भी आप इसमें मान लेंगे? क्योंकि उनका तो पूरा बिजनेस ही इस पर शिफ्ट होने वाला है। हाँ, नहीं है, क्योंकि हमारा डेफिनेशन है कि वो नया होना चाहिए और बेटर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप डिजिटल बैंकिंग को देखोगे तो बेसिकली सब बैंक्स कर रहे हैं, सभी बैंक्स कर रहे हैं डिजिटल बैंकिंग, तो वो नया नहीं है। तो 10 साल पहले वो नया था, जहाँ पे एक्चुअली ओनली कुछ बैंक्स करते थे, बट अभी वो नया इनोवेशन नहीं है, तो हम वो बिजनेस मॉडल को इनोवेशन नहीं कर सकते। तो फिर चर्निंग बड़ी जल्दी करनी पड़ेगी, हर 3-4 साल बाद आपको वो पुराना लगने लगेगा। ये थोड़ा बेसिकली लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स है। फॉर एग्जांपल आप डिजिटल बैंकिंग देखोगे तो वो
तो दैट गेव एन एज फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। वो ये तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लाउड डिजिटल देखिए तो वो भी 10 साल से चल रहा है और अभी भी चल रहा है और अगले 10 साल भी चलेगा। तो ये देयर आर सम ट्रेंड्स, वो बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स है और कई ट्रेंड्स है वो बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक व्हीकल का, आगे ई कॉमर्स का देख लीजिए, तो वो अगले ई कॉमर्स 5 साल से चल रहा है, बट अभी भी आप ओवरऑल रिटेल सेल्स में ओनली 7% एक्चुअली रिटेल ऑनलाइन सेल्स है। तो वो अगले 10 साल भी चल सकता है। तो ये बहुत सारे लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स है, उसमें देयर कैन बी अ लॉन्ग वैल्यू क्रिएशन। ओके प्रसाद, एक और सवाल, कुछ कंपनीज अपनी स्ट्रेटजी बदलती हैं, इनोवेशन नहीं है उसमें, बहुत R&D नहीं किया उन्होंने, लेकिन स्ट्रेटजी बिल्कुल बदल दी और उससे पूरा बिजनेस ही चेंज हो जाए। क्या उसको इस कैटेगरी में माना जाएगा? ओके, अगर ये स्ट्रैटेजी नया है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तो कुछ टाइम पहले डोमिनोज पिज्जा है, तो दे लॉन्च्ड ए 30-minute डिलीवरी वाला ऑफरिंग। तो वो एक्चुअली उस टाइम पे नया है, अगर बाकी कॉम्पिटिटर्स नहीं कर रहे थे, तो वो एक अलग डिफरेंशिएटर था, तो वो इनोवेशन में आएगा। तो स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो नया और डिफरेंशिएटेड होना चाहिए और वैल्यू क्रिएशन होना चाहिए उस स्ट्रैटेजी से। ओके, बड़ी इंटरेस्टिंग। ऐसे हम लोग यहाँ नाम ले रहे हैं, तो ऐसा क्योंकि फंड अभी है नहीं इसलिए एग्जाम्पल के नाम लिए जा रहे हैं। ब्लिंकिट मान लीजिए है, वही एक्सटेंशन है, वो डोमिनोज के 30 मिनट्स वाले चैलेंज का एक्सटेंशन है ब्लिंकिट। माना जाएगा ये आपके हिसाब से नया? हाँ, ये नया एमर्जिंग ट्रेंड है। मैं लाइक एग्जांपल आई गिव, इवन ई कॉमर्स भी अभी भी एमर्जिंग है ना, तो वो चल रहा है 5 साल से, बट अभी भी एज ए परसेंटेज ऑफ ओवरऑल रिटेल सेल्स अभी भी कम है। तो अभी एमर्जिंग, ये सब एमर्जिंग ट्रेंड्स है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्विक डिलीवरी, फूड डिलीवरी, ये सब एमर्जिंग ट्रेंड्स है। तो अभी के लिए वो इनोवेटिव ट्रेंड्स है। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रसाद से कुछ और दिलचस्प बातें पूछेंगे कि वो कंपनी कैसे ढूंढते हैं, पहले कंपनी ढूंढते हैं या पहले थीम ढूंढते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत कर रहे हैं SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड में। ये बिल्कुल नए तरीके का फंड है, इसके बारे में डिटेल में समझ रहे हैं कि जैसे आपने समझ लिया कि ये वाला ट्रेंड नया और ये चलेगा भी 2-3-4 साल 5 साल, इसमें बहुत जूस है, तो आप उसको कैसे वैल्यू करेंगे? नंबर 1, क्योंकि इसमें जो लोग बहुत इनोवेशन कर रहे हैं स्टार्टअप की दुनिया में, उसमें 50-70% फेल हो रहे हैं, और जो कन्वेंशनल बिजनेस भी नए बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारे फेल हो रहे हैं ना। जैसे डोमिनोज की वो 30 मिनट नहीं चला, फाइनली वो फिर वो फिजर आउट हो रहा है। तो आपके लिए चूंकि आपका फंड ही इस पे फोकस्ड है, तो मुझे ये समझना है आपसे कि कैसे आप उसको वैल्यू करें, या आपका पैरामीटर क्या होगा कि यार ये धंधा चल जाएगा और इस पे पैसे लगाने चाहिए, एक। और इसी का दूसरा क्वेश्चन, इसी सेकंड पार्ट है कि उस जूस को आप कब तक निकालेंगे? आपको लगता है यार ये बिजनेस चलेगा 3-4 साल तक तो बढ़िया पैसा देगा, उसके बाद निकल जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट गोल आपका फंड पैसे बनाना, फंड का है ना। बिजनेस चले नहीं चले, 4 साल चल गया बहुत है। तो दोनों सवालों का जवाब चाहिए मुझे। राइट, करेक्ट, श्योर। तो इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है। लाइक यू सेड, वो बेसिकली बहुत इसमें बहुत रिसर्च करना पड़ता है हमको, एक्चुअली मार्केट स्टडी करना पड़ता है, कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करना पड़ता है, इंडस्ट्री को स्टडी करना पड़ता है, एंड वो उसको ठीक से समझना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से क्विक डिलीवरी और फूड डिलीवरी फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें इन डीप जाके उसमें एक्चुअली इंडस्ट्रियल का बेसिकली बिजनेस मॉडल का प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स क्या है, यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है, ये सब। तो देन वी हैव टू टेक ए कॉल कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल की नहीं है। अगर नहीं है तो देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। अगर ग्रोथ आएगा फिर भी अ प्रॉब्लम। तो बेसिकली वो इंडस्ट्री जाके रिसर्च करना पड़ता है कि विच बिजनेस मॉडल्स आर वर्किंग, विच आर नॉट, एंड विच बिजनेस मॉडल्स कैन सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो देयर इज नो सिंपल आंसर, लाइक यू सेड, बहुत चैलेंजिंग है, बट हमारा प्रोसेस है फंड हाउस का। वी स्पेंड ए सिग्निफिकेंट रिसर्च ये सब बेसिकली जानने में, स्टडी करने में, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर कॉन्फिडेंट कि हम वो विनर्स को पकड़ सकते हैं और वो विनिंग बिजनेस मॉडल्स को पकड़ सकते हैं, विनिंग थीम्स को पकड़ सकते हैं। तो वो ये हमारा स्ट्रैटेजी है।
वेरी इंटरेस्टिंग। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि विनिंग स्ट्रेटजी या विनिंग बिजनेस समझना है तो कंपनी के प्रमोटर से ज़्यादा मुझे प्रसाद जी की सुननी चाहिए, क्योंकि पैसा प्रसाद जी को लगाना है, इसलिए ज़्यादा अच्छे तरीके से वो समझेंगे कि ये बिजनेस चलने वाला है कि नहीं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये तो सारा फिलोसफिकली हम लोगों ने समझ लिया कि प्रीमाइस क्या है इस फंड का। अब मुझे आप ये समझाइए कि इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है जहाँ पे आप बहुत इनोवेशन देखते हैं या आपको लगता है कि ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, इन सेक्टर्स पे नज़र रखनी चाहिए, इस तरीके के काम हो रहे हैं, क्योंकि आपका बिजनेस ही फ्यूचरिस्टिक है। करेक्ट करेक्ट। सो ऐसे नई बहुत सारे नए बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने ई कॉमर्स की बात की, तो ई कॉमर्स में फिर देयर वैल्यू प्रोपोजिशन, तो कस्टमर को कन्वीनियंस है, एंड तो इसके वजह से नॉर्मली वो सेल्स शिफ्ट हो रहा है, वो ऑफलाइन चैनल से ऑनलाइन चैनल्स। तो इसमें ऑनलाइन फैशन में हो रहा है, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है, इवन अभी फूड डिलीवरी भी आ गया, जहाँ पे एक्चुअली आपका कन्वीनियंस के लिए आप पे कर रहे हैं, क्विक डिलीवरी भी आ गया। तो ये सब बेसिकली बिजनेस मॉडल्स कंज्यूमर्स को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी वजह से ये बिजनेस मॉडल्स अच्छे तरह से ग्रो कर रहे हैं, एंड वो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं ट्रेडिशनल वे ऑफ ईटिंग से। फॉर एग्जाम्पल फूड डिलीवरी आप देखोगे तो कंपेयर टू ऑनलाइन ईटिंग आउट फूड रेस्टोरेंट काइंड ऑफ ए मार्केट, ये बिजनेस is growing at a faster rate. तो it means that वो मार्केट शेयर गेन कर रहा है कि ऑफलाइन बिजनेस मॉडल से ये ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स आर गेनिंग मार्केट शेयर। एंड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी है, वो भी ग्रो कर रहा है। और क्लाउड एक और थीम है, वो जो एक्चुअली पिछले 5-6 साल से चल रहे हैं, बट अभी भी ओवरऑल स्पेंडिंग देखोगे आईटी स्पेंडिंग का, वो फिर भी अगले एक और 5-6 साल अच्छा ग्रो कर सकता है। तो वैसे बहुत सारे थीम्स हैं जिसमें ग्रोथ है, जिसमें बिजनेस मूवमेंट है फ्रॉम ट्रेडिशनल का बिजनेसेस टू ये न्यू एज बिजनेसेस। तो ये सारे बिजनेस मॉडल्स में थीम्स है, इसमें हम मोर पॉजिटिव है। अब ये बताइए बेंचमार्किंग कैसे करेंगे आप? करेक्ट। तो हमारा बेंचमार्क तो NSE 500 ही है, क्योंकि वैसे बेंचमार्क अभी नहीं है इंडिया में जो ये इनोवेटिव थीम को ट्रैक कर रहे हैं। तो हम एक्चुअली ये फंड थोड़ा बॉटम अप रहेगा, तो इट वुड बी मोर लाइक सेक्टर मल्टी कैप। तो हम सभी सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सभी मार्केट कैप में, बट इट विल बी मोर फोकस्ड ऑन इनोवेशन एज अ थीम, एंड इट विल बी बॉटम अप। तो इंडेक्स से थोड़ा अलग रहेगा, क्योंकि बहुत सारे इनोवेटिव कंपनीज जो है वो इंडेक्स में अभी नहीं है, नहीं तो इंडेक्स कंपोजिशन इंडेक्स में बहुत कम है। तो इंडेक्स से ज्यादा अलग दिखेगा ओवरऑल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। ओके, इंटरेस्टिंग। तो एट ए टाइम कितनी कंपनियां आप रखना चाहेंगे अपने पोर्टफोलियो में कि सब 30, 40, 50, 100 इतनी कंपनी, या कोई लिमिट नहीं, जो अच्छा मिल जाए? पोर्टफोलियो में एटलीस्ट हाँ, वैसे लिमिट नहीं है, बट इट विल बी डाइवर्सिफाइड। 30-40 स्टॉक्स रहेंगे पोर्टफोलियो में। 30-40। और चूंकि इस तरह की कंपनियों में IPOs बहुत आते हैं, सो आप उस पर भी ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ, IPOs में भी करेंगे, जहाँ पे भी वैल्यू हमको दिखे, तो विल बी वेरी सेलेक्टिव। हमारा मानना यह है कि IPOs के बाद इमीडिएटली IPO अगर ज्यादा प्राइस में हो रहा है तो नेक्स्ट 1-2 साल में रिटर्न मिलना मुश्किल है, बट वो वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा होता है पहले 1-2 साल में, तो वो एक्चुअली इट विल गिव अ अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट ऑल्सो। तो हम वो भी देखते हैं, वो बेसिकली विल बी वेरी अपॉर्चुनिस्टिक। तो जहाँ पे भी वैल्यू मिल रहा है, अच्छा रिटर्न्स बनने का स्कोप है, जहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे। बट प्रसाद, आप ग्रोथ ढूंढ रहे हैं वैल्यू के प्राइस पे, ये तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। मुश्किल होगी। नहीं, वो वैल्यू मतलब अपने डीप वैल्यू में नहीं जा रहे, हमारा फोकस तो ग्रोथ में ही रहेगा, बट जहां पे भी वो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स वैल्यूएशंस को जस्टिफाई कर सकता है, वहां पे भी हम इन्वेस्ट करेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं सिंगल डिजिट PE में वैसा कंपनी ढूंढूंगा, बट जहां पे भी देयर इज अ रीजनेबल वैल्यूएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी 30-40% ग्रो कर रहा है, देन आई एम ओके टू पे हायर वैल्यूएशन, बट एज लॉन्ग एज वो वैल्यूएशन, वो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैन जस्टिफाई द वैल्यूएशन।
इंटरेस्टिंग। तो प्रसाद, बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत की आपने, बहुत अच्छे से बताया हमें। अब एक सवाल मेरा मन में ये है कि जब भी आप लोग इस तरह फंड प्लान करते होंगे तो अपने सामने एक टारगेट कस्टमर भी होता होगा कि किस प्रोफाइल के, किस एज ग्रुप के, किस तरह के नेचर के लोग इस तरह के फंड में आना चाहिए। वो क्या प्रोफाइलिंग आप लोगों की, किस तरीके के लोगों को आप सोचते हैं कि आपके निवेशक बनने चाहिए? ओके, सो एक तो ये थीमेटिक फंड है एंड स्लाइटली हाई ग्रोथ हाई रिस्क, क्योंकि हम जैसे कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये सब हाई ग्रोथ कंपनीज है, बट ऑल्सो कम विद अ लॉट ऑफ वॉलिटिलिटी इन स्टॉक प्राइस। तो इट शुड बी सुटेबल फॉर ऐसे इन्वेस्टर्स हु हैज स्लाइटली लॉन्गर टाइम ऑरिजन, एटलीस्ट 3 से 5 साल का ऑरिजन होना चाहिए, और दे शुड बी इट शुड बी अ पार्ट ऑफ ओवरऑल पोर्टफोलियो ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सो इट विल मोर लाइक अ सैटेलाइट पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, जहाँ पे आप बाकी इन्वेस्टमेंट से पोर्टफोलियो बनाइए, एंड दिस वुड बी पार्ट ऑफ दैट सैटेलाइट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। वेरी इंटरेस्टिंग। तो हाई रिस्क हाई ग्रोथ, और ऐसे लोगों को ये बहुत पसंद आना चाहिए जो थोड़ा सा नया कुछ मार्केट में ढूंढते हैं, कुछ नए आइडियाज़, कुछ नई चीज़ें हों कन्वेंशनल नॉलेज से अलग हट करके। उनके लिए ये है SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज़ फंड। प्रसाद ने बहुत डिटेल में हमें समझाया, और एक फंड मैनेजर को समझने का इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इसीलिए हमने बहुत सारे सवाल प्रसाद से समझे। प्रसाद, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपको इस फंड के लिए। थैंक यू नीरज जी। तो चलिए, इसी के साथ इस हफ्ते का फायदेमंद फंड्स यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन अगले हफ्ते एक और नए फंड और नए फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।